नमस्कार। KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स, AM सायन्स कॉलेज नासिक अर्थात KTHM कॉलेज नासिक से प्राध्यापिका माधुरी मोगल आज इस वीडियो में MA द्वितीय वर्ष के पेपर क्रमांक 9 का यानी आधुनिक काव्य का पाठ्यक्रम शुरुआत कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम इकाई 1 का अध्ययन करने वाले हैं। इकाई 1 में हमें महाकाव्य साकेत का अध्ययन करना है, जिसके रचयिता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें उस रचना के रचयिता का परिचय और उनके कृतित्व का परिचय लेना आवश्यक है। इन दोनों का परिचय लेने से हम किसी रचना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त का परिचय लेने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है, उनके द्वारा इस महान काव्य की रचना हुई है। इस महान काव्य साकेत की रचना का आरंभ सन 1916 में हुआ था, किंतु यह महाकाव्य पूरा हुआ है 1931 में। सन 1931 में यह महान काव्य जो है वह पूरा हुआ है। यह 1931 में कवि ने स्वयं के प्रेस में इसका प्रकाशन किया हुआ है। जैसे कि इसका आरंभ वर्ष आप जान चुके हैं, 1916 है, यानी द्विवेदी युग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कवियों को उस समय विविध विषयों पर काव्य रचना की प्रेरणा देते थे। द्विवेदी युग है 1900 से लेकर 1920। इस बीच में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक रचनाकारों को यहाँ पर काव्य रचना के लिए प्रेरित किया था और विषयों की विविधता के लिए प्रेरित किया था। साकेत इस महाकाव्य की रचना के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और कवि रविंद्र रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर एक निबंध लिखा है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये निबंध उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने उर्मिला जो रामायण का पात्र है उसके विषय पर यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसी तरह कवि रविंद्र ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उर्मिला जैसे पात्र जो है पौराणिक पात्र, जिसकी ओर रचनाकारों का बहुत कम ध्यान गया है, इसलिए यहाँ रविंद्र जी लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में काव्य यज्ञशाला की प्रांत भूमि में कितनी ही स्त्रियां अनादृत होकर खड़ी हैं, उनमें प्रधान स्थान उर्मिला का है। हाय अव्यक्त वेदना की देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारा की भांति महाकाव्य के सुमेरु शिखर पर हुआ था। उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। कहाँ तुम्हारा उदयांचल और कहाँ तुम्हारा अस्तांचल, ये प्रश्न करना भी सभी लोग भूल गए हैं। यानी कवि ने यहाँ उर्मिला जैसे जो पात्र है, पौराणिक पात्र, खास करके उर्मिला के बारे में लिखा है। उर्मिला रामायण का महत्वपूर्ण पात्र है, परंतु उसकी ओर रचनाकारों का ध्यान नहीं गया। उनकी चारित्रिक बातें जो है, जो महान बातें हैं, उनको उद्घाटित नहीं किया गया है, उसको जैसे कि विस्मृत किया गया है, ऐसा यहाँ पर कवि रविंद्र को लगता है। तो दोनों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए यहाँ जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत इसकी रचना की हुई है। साकेत की रचना जो है जैसे कि द्विवेदी युग में हुई है, ये आप लोग समझ गए हैं। इसी काल में जो है मैथिली शरण गुप्त जो है, उनके लिए ये काल बहुत प्रेरणा रही है। ये काल जो है बहुत प्रेरणादायी रहा है, क्योंकि इस काल में जो है नारी विषयक जो है बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, उनके लिए प्रेरित किया जा रहा था। नारी के प्रति नया दृष्टिकोण यहाँ जो है प्रसारित किया जा रहा था। मान सम्मान देने की बात यहाँ पर की जा रही थी। उनके उपेक्षित जीवन को उद्घाटित करने की बात यहाँ पर हो रही थी, और इसलिए नारी शिक्षा, पुनर्विवाह जैसे बहुत सारे मुद्दे जो है इस काल में चर्चा में रहे। इन सब बातों का प्रभाव जो है कवि पर होता है, और इसीलिए ये जो रचना है 1916 में आरंभ हुए हैं।
1931 में ये पूरी हुई है। 1931 तक जो है छायावाद काल शुरू हो चुका था। 1920 से लेकर यहाँ 1940 तक छायावादी काल माना जाता है। और यहाँ जो है इसका प्रकाशन, साकेत का प्रकाशन जो है 1931 में हुआ है। और इस महान रचना को जो है 1932 में साहित्य क्षेत्र का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ इस प्रकार जो है साकेत की प्रेरणा वगैरह जो है आप समझ गए होंगे कि किस तरह उस समय का काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रविंद्र जी, इनके प्रभाव के कारण यहाँ पर कवि इसकी ओर चला है। और देखते हैं यहाँ कवि का परिचय जो है वो पहले हम देख लेते हैं। कवि के परिचय में सर्वप्रथम हम उनके जन्म, माता पिता, शिक्षा, प्रभाव, संस्कार, पुरस्कार, इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। वैश्य परिवार में ये जन्मे हैं। गुप्त जी के पिताजी का नाम सेठ रामचरण था और माताजी का नाम काशीबाई था। पिताजी रामचरण गुप्त निष्ठावान राम भक्त थे। पिताजी कनकलता इस उपनाम से कविता करते थे। पिताजी राम भक्त थे, विष्णु में आस्था उनकी थी। कवि मैथिली शरण गुप्त को पिता द्वारा ही कविता और राम भक्ति ये पैतृक देन मिली है। पिताजी के आशीर्वाद स्वरूप ही कवि बचपन में ही काव्य रचना करने लगे थे। मुंशी अजमेरी के साहचर्य ने उनके काव्य संस्कार और भी विकसित किए हुए हैं। कवि का रूप वर्णन जो है यहाँ साधारण कदकाठी और साधारण पगड़ी, अंगरखा, धोती जो है, बाद में यहाँ गांधी टोपी, इस रूप में हमें वो दिखाई देते हैं। कवि के व्यक्तित्व में प्राचीन संस्कार और आधुनिक विचारधारा दोनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त जी साहित्य जगत में दद्दा इस उपनाम से या इससे संबोधित होते थे। ध्यान में रखना है, दद्दा यह मैथिली शरण गुप्त का उपनाम जो है साहित्य जगत में था। ये प्रश्न कई बार जो है सेट नेट की परीक्षाओं जैसे होती है उन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है कि कवियों के उपनाम क्या हैं। तो दद्दा इस उपनाम से वे साहित्य जगत में संबोधित किए जाते थे। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है चिरगांव में झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें जो है झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। वो वापस घर आए और वापस आने के बाद घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। वहाँ घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, कई ऐसी भाषाओं का, साहित्य का अध्ययन किया हुआ है। उन्हें अल्लाह पढ़ना बहुत पसंद था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वैशोपकारक नामक जो है पत्र, उसके माध्यम से उनकी कविताएं जो है प्रकाशित होती थी। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कविता आरंभ किया हुआ था और शुरू में उनकी कविताएं जो है ब्रज भाषा में यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे कवि आचार्य महावीर प्रसाद जी के संपर्क में आए और खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करने लगे। उनकी कृति भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। ये कृति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इसी कृति के कारण महात्मा गांधी ने 1930 में उन्हें राष्ट्रकवि ये पदवी दी थी। गांधी जी के संपर्क में आने के कारण वह कई यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लेते रहे, जेल भी जा चुके हैं। कवि को जैसे कि उनकी रचनाएं थी, साकेत वगैरह जो है, उसके लिए मंगला पारितोषिक मिला है। 1932 में हिंदुस्तान अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला था। 35 में वो भी पुरस्कार मिला है। उसके बाद 1946 में उन्हें साहित्य वाचस्पति यह पदवी दी गई है। 1954 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पर उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही उनके साहित्य और कला क्षेत्र के योगदान को देखते हुए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी 1952 में दी गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति 1962 में उन्हें अभिनंदन ग्रंथ यहाँ भेंट करते हैं और हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डिलीट से सम्मानित किया गया है।
इस महान राष्ट्र कवि जो है उनकी मृत्यु जो है यहाँ दिल का दौरा पड़ने से 12 दिसंबर 1964 में झांसी में हुई थी। उस समय उनकी आयु 78 वर्ष की थी। इस प्रकार जो है कवि बचपन से ही पिता से प्रेरणा लेते रहे और आगे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी के संपर्क में आने से पहले कवि कई उग्र दलों के संपर्क में थे और वैसे उनके विचार थे, किंतु जैसे ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे के संपर्क में आए, वे सुधारणावादी आंदोलनों के समर्थक बन गए। देशभक्ति की भरपूर कविताएं, भरपूर रचनाएं उन्होंने लिखी। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया। कई कवि भारतीय संस्कृति, इतिहास के भक्त थे, किंतु वे अंधविश्वास, झूठे आदर्शों का विश्वास नहीं करते थे। कवि ने पवित्रता, नैतिकता, परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा की है। जयद्रथ, यशोधरा, साकेत ने उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। भारत भारती इस काव्य रचना ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया है। इस प्रकार जो है कवि के काव्य में हमें राष्ट्र प्रेम जो है वो दिखाई देता है। कवि ने जो रचनाएं की हुई है, जैसे यहाँ तक आप लोगों ने उनके व्यक्तित्व का परिचय लिया। माता पिता, शिक्षा, प्रभाव, पुरस्कार, इनका अपने परिचय लिया है। अब जान लेते हैं कवि के कृतित्व का परिचय। कवि ने यहाँ पर जो है 2 प्रबंध काव्य जो है साकेत और यशोधरा लिखे हैं। साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ है। स्वयं के प्रेस में उन्होंने उसको प्रकाशित किया है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यशोधरा जो है 1933 में प्रकाशित किया। भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर उन्होंने यशोधरा की रचना की है। इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। इस प्रकार उनके प्रबंध काव्य हैं। आगे देखते हैं उनके खंड काव्य कौन कौन से हैं। खंड काव्य जो है उसमें जो है जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, द्वापार, सिद्धराज, नहुष, अंजलि, अर्ध और अर्ध, अजीत, अर्जुन और विसर्जन, काबा और कल्पना, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेज बहादुर, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वकसंहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा और प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, देवदास, भूमिभाग, त्रिपथगा, गुरुकुल, इस प्रकार के उन्होंने खंड काव्य रचे हैं। इन खंड काव्यों का भी आपको अच्छे से अध्ययन जो सेट नेट की परीक्षाएं होती है उसमें आप लोगों को करना है। इनके रचना वर्ष जो है या प्रकाशन वर्ष है, उसके विषय वस्तु क्या है, उसको भी आप लोग मैथिली शरण गुप्त का जो खंड ग्रंथावली है उसका मैं आगे उल्लेख करूंगी कि कहाँ से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ये ग्रंथावली 12 खंडों में प्रकाशित है, वीणा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इसमें आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कवि ने नाटक लिखे हुए हैं, यानी गद्य और पद्य दोनों ओर उनकी रचना की प्रतिभा हमें देखने को मिलती है। रंग में भंग, राजा प्रजा, वनवैभव, विकटभट, विरहणी, वैतालिक, शक्ति, सैरेंद्री, संगीत, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास, इस प्रकार के उनके नाटक हैं। कवि बांग्ला साहित्य से प्रभावित है। बांग्ला साहित्य की जो रचनाएं हैं उनका भी उन्होंने अनुवाद किया है। पहले हम देखते हैं संस्कृत का भी प्रभाव कवि पर है। संस्कृत रचनाएं उन्होंने पढ़ी हुई हैं। संस्कृत नाटककार भास के नाटक जो है 4 नाटक है, स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, ये जो रचनाएं हैं संस्कृत नाटककार भास की, इन रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया है। अनघ, चरणदास, तिलोत्तमा और निष्क्रिय प्रतिशोध, ये 4 नाटक उन्होंने भास के नाटकों का अनुवाद किया है। बांग्ला नाटककार जो है यहाँ पर उनका नाम है या माइकल मधुसूदन दत्त, ये बांग्ला नाटककार है। उनकी जो 2 नाटक है उनका अनुवाद कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है। वह अनुवाद है मेघनाथ वध और वीरिणी वज्रांगना। ये मधुसूदन दत्त के नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया है। उसी प्रकार नवीन चंद्र सेन का नाटक जो है उसका भी अनुवाद किया और उसका शीर्षक था प्लासी का युद्ध।
इस प्रकार से बांग्ला नाटकों का अनुवाद कवि ने किया हुआ है। उसी तरह आगे उन्होंने फारसी साहित्य का भी अनुवाद किया है। रुबाइयात जो है ये हमें देखने को मिलती हैं। उमर खयाम की जो रचनाएं हैं उसको एडवर्ड ने ही अंग्रेज़ी में अनुवादित किया है। उनके ही अनुवाद के आधार पर यहाँ थिली शरण गुप्त ने यहाँ फारसी का अनुवाद जो है हिंदी में किया हुआ है, वह है रुबाइयत। इस प्रकार उनके जो मुक्तक फारसी रचना है उनका भी आप परिचय ले सकते हैं। आगे उनके जो मुक्तक काव्य संग्रह है, उच्छ्वास है, झंकार है, संगीत है, ये मुक्तक काव्य संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। पत्रों का संग्रह है पत्रावली, उसको भी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि इस महान कवि की रचनाओं में राष्ट्रीयता, मानवता, गांधीवाद, अतीत का गौरव, भारतीय संस्कृति, दार्शनिकता, रहस्यात्मकता, आध्यात्मिकता, नारी महत्व, पति वियुक्ता नारी की व्यथा, प्रकृति वर्णन आदि विशेषताओं के दर्शन हमें यहाँ मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने इकाई 1 आधुनिक काव्य पेपर क्रमांक 9 आधुनिक काव्य, इसका इकाई 1 जो है इसमें हमें अध्ययन करना है साकेत का। साकेत के अध्ययन से पूर्व इसके रचयिता के व्यक्तित्व परिचय को आपने देखा, उसी तरह कृतित्व परिचय को भी आपने समझ लिया होगा। कुछ सवाल जो है आप लोगों को यहाँ ध्यान में रखने हैं और जब परीक्षा होगी तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। मैथिली शरण गुप्त के जो है प्रबंध काव्य कौन से है, वो किस नाम से वो लिखते थे, उनके उपनाम क्या थे, उनके ऊपर किस बात का प्रभाव है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे के वीडियो में हम इकाई 1 का जो प्रमुख भाग है साकेत जो है उसका परिचय लेने वाले हैं।